नमस्कार। सोचिए, हमारे संविधान में कुछ ऐसे वादे हैं जिन्हें आप अदालत में जाकर लागू नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी उन्हें संविधान की आत्मा यानी कॉन्शियंस कहा जाता है। ये है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, या अंग्रेजी में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए आज समझते हैं कि ये अनोखे सिद्धांत आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। चलिए शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, साल था 1947, भारत आजाद हो चुका था और एक नया संविधान लिखा जा रहा था। अब इसे बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें नागरिकों से अच्छी नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बड़े बड़े वादे करने थे। लेकिन देश के पास इतने संसाधन ही नहीं थे कि इन वादों को फौरन पूरा किया जा सके। तो सवाल यह था कि ऐसे वादे संविधान में लिखे कैसे जाएं जिन्हें आप फिलहाल पूरा करने की हालत में ही नहीं हैं। यही वो मुश्किल सवाल था जिसका सामना हमारे संविधान निर्माताओं को करना पड़ा था। लेकिन इस मुश्किल सवाल का जवाब समझने से पहले हमें एक और बात समझनी होगी। वो ये कि आज़ाद भारत में सरकार का मकसद ही पूरी तरह से बदल रहा था। देखिए, अंग्रेजों के ज़माने का जो भारत था वो एक पुलिस स्टेट था। अब पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसी सरकार जिसका मेन काम है बस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और टैक्स वसूलना। लोगों की भलाई करना उसकी सीधी जिम्मेदारी नहीं होती। इसके ठीक उलट हमारे संविधान बनाने वाले भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे। एक ऐसा राज्य, एक ऐसी सरकार जो खुद आगे बढ़कर अपने सभी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक हालात सुधारने के लिए काम करे, नीतियां बनाए। और बस यहीं पर असली चुनौती सामने आ गई। एक वेलफेयर स्टेट बनाने का सपना तो बहुत बड़ा था, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि देश बेहद गरीब था, बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था और संसाधन यानी रिसोर्सेज ना के बराबर थे। अब ऐसे में हर नागरिक को नौकरी, मुफ्त इलाज या शिक्षा की गारंटी फौरन दे देना तो नामुमकिन था। तो सवाल वही था, इस बड़े सपने और कड़वी हकीकत के बीच में एक रास्ता कैसे निकाला जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका एक बड़ा ही शानदार और प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अधिकारों को, राइट्स को दो अलग अलग टोकरियों में, टू बास्केट्स में बांट दिया। ये वाकई में एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। पहली टोकरी में थे फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे मौलिक अधिकार, जो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। ये वो जरूरी पॉलिटिकल राइट्स थे, जैसे कि बोलने की आज़ादी या बराबरी का अधिकार, जिन्हें लागू करने के लिए सरकार को कोई बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, ये अधिकार लीगली एनफोर्सेबल थे। मतलब अगर सरकार आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते थे। और फिर थी दूसरी टोकरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो पार्ट 4 में है। ये वो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य थे जिन्हें हासिल करने के लिए देश को, सरकार को लगातार कोशिश करनी थी, जैसे जैसे देश के पास पैसा और संसाधन आते जाएं। मतलब ये आने वाली सरकारों के लिए एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, कोई फौरन मिलने वाली गारंटी नहीं। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स का लक्ष्य था देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाना, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का लक्ष्य था सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क था वो था इनका नेचर। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर ये आपको नहीं मिलते तो आप कोर्ट जा सकते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये दो शब्द याद रखिएगा, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल, क्योंकि यही इस पूरे टॉपिक का सार है। ठीक है, तो चलिए अब इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बनावट को, इनके ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये आइडिया आया कहाँ से था और इसका असली मकसद क्या था? तो सबसे पहले ये सिद्धांत हैं कहाँ? ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं। और जैसा कि हमने बात की, इनका सबसे बड़ा मकसद सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी से आगे बढ़कर भारत में एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की नींव रखना है। मतलब एक ऐसा भारत बनाना जहां हर किसी को सिर्फ वोट देने का ही नहीं, बल्कि एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीने का भी मौका मिले। और आपको पता है, ये आइडिया पूरी तरह से भारत में नहीं जन्मा था। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प इंटरनेशनल जर्नी है। सबसे पहले इस तरह के सिद्धांतों का कॉन्सेप्ट आया स्पेन के संविधान में। वहां से आयरलैंड ने इस आइडिया को अपने संविधान में अपनाया और फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा ली और इसे भारत के हालात के हिसाब से ढाला। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने इसकी तुलना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से की।
ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस असल में अंग्रेजों द्वारा अपने गवर्नर जनरल और गवर्नरों को दिए गए निर्देश होते थे कि भाई सरकार चलाने कैसे है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कुछ वैसे ही हैं, लेकिन ये निर्देश किसी अंग्रेज गवर्नर के लिए नहीं, बल्कि आज़ाद भारत की आने वाली सरकारों और संसदों के लिए हैं। इन सिद्धांतों की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि संविधान बनाने वालों और बड़े बड़े जानकारों ने इनके लिए कई खूबसूरत बातें कहीं। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसे कैसे डिस्क्राइब किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान की नोबल फीचर्स कहा। नोबल फीचर्स यानी अनूठी विशेषताएं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि ये सिद्धांत जो भविष्य की सरकारों को एक नैतिक और सामाजिक रास्ता दिखाते हैं, यही हमारे संविधान को दुनिया के बाकी संविधानों से अलग और खास बनाते हैं। लेकिन शायद सबसे खूबसूरत बात जो इनके बारे में कही गई वो महान विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने कही। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये दोनों मिलकर हमारे कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान की अंतरात्मा या संविधान का ज़मीर। मतलब इनके बिना हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की एक सूखी किताब होता जिसमें कोई नैतिक दिशा, कोई आत्मा नहीं होती। इसी तरह जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने इन्हें मॉरल प्रीसेप्ट्स कहा, यानी सरकार चलाने वालों के लिए नैतिक उपदेश। एक तरह से ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं, जो हमेशा सही दिशा की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन हर कोई इतना आशावादी नहीं था। संविधान सभा के एक सदस्य थे KT शाह। उन्होंने एक बड़ी ही यादगार और थोड़ी आलोचना भरी टिप्पणी की। उन्होंने DSPT तुलना एक ऐसी चेक से की जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार ही भुगतान करेगा। उनका इशारा साफ था कि ये वादे तो अच्छे हैं, लेकिन इन्हें असल में कैश कब कराया जा सकेगा, ये तो सरकार की मर्जी पर है। और उनकी ये बात हमें हमारे अगले सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये सिद्धांत इतने ही जरूरी हैं, संविधान की आत्मा है, तो फिर इन्हें अदालत में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? इनकी असली ताकत, इनकी असली पावर आखिर आती कहां से है? चलिए इस सवाल को बिल्कुल सीधे सीधे पूछते हैं। अगर सरकार इन सिद्धांतों पर अमल करने में फेल हो जाती है तो क्या उस पर केस किया जा सकता है? और इसका सीधा सा जवाब एक शब्द में है, नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब है कि ये सिद्धांत अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर लागू नहीं कराए जा सकते। मतलब कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता कि जज साहब सरकार को ये वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल तुरंत लागू करने का आदेश दीजिए। कोर्ट के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। तो फिर इनकी ताकत क्या है? अगर इनके पीछे कोर्ट की सजा का डर नहीं है, तो फिर सरकारें इन्हें क्यों मानेंगी? देखिए, इनके पीछे लीगल सैंक्शन यानी कानूनी शक्ति नहीं है। इनके पीछे है मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन यानी जनता की शक्ति। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि जो भी सरकार इन सिद्धांतों को अनदेखा करेगी, उसे चुनाव के समय वोटरों को जवाब देना होगा। इनकी असली अदालत जनता की अदालत है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। ये सिद्धांत है संविधान के पार्ट 4 में। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। इनका लक्ष्य है एक वेलफेयर स्टेट बनाना। इनकी प्रकृति है नॉन जस्टिशिएबल यानी कोर्ट में लागू नहीं हो सकते। और इन सब के लिए सबसे बेहतरीन लाइन है कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो साफ है कि हमारे संविधान के पास एक ज़मीर है, एक कॉन्शियंस है जो उसे सही राह दिखाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है। असली सवाल तो ये है कि इसे सुन कौन रहा है। और क्योंकि इनकी असली ताकत हम वोटरों के हाथ में है, तो शायद ये सवाल हम सबसे है। नमस्कार। पिछली बार हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP की फिलॉसफी, उसकी आत्मा को समझा था। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और उसके पूरे ढांचे, उसके आर्किटेक्चर को परत दर परत खोल कर देखेंगे कि आखिर ये पूरा फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। पिछली बातचीत में हमने DPSP को राज्य का एक मॉरल कंपस कहा था, याद है? एक ऐसा कंपस जो देश को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपस आखिर किसके हाथ में है? कौन है जो इसकी सुई को देखकर देश के लिए नीतियां बनाता है? और सबसे जरूरी बात, इस कंपस को इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं? तो आज की हमारी पड़ताल का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले द बिल्डर्स यानी ये जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट आखिर है क्या? फिर द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब वो क्या अनोखा नियम है जो इसे बांधता है। और आखिर में द डिजाइन फिलॉसफी, यानी वो कौन सी विचारधाराएं हैं जिनसे ये सिद्धांत बने हैं। तो चलिए हमारे ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा शुरू करते हैं।
पता लगाते हैं उन निर्माताओं का, उन बिल्डर्स का, जिनके कंधों पर इन महान सिद्धांतों को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि ये स्टेट हैं कौन? अब देखिए, संविधान का आर्टिकल 36 डीएसपी के लिए स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। पर मजेदार बात यह है कि ये खुद में कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देता। ये बस एक पॉइंटर है, एक साइन बोर्ड है जो कहता है कि स्टेट का वही मतलब है जो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में दिया गया है। तो हमें आर्टिकल 12 को ही समझना होगा। तो आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट क्या है? अरे इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार और संसद या राज्य सरकारें और विधानसभाएं ही नहीं हैं। इसमें हर एक लोकल अथॉरिटी भी आती है, जैसे नगरपालिकाएं, पंचायतें, यहां तक कि सरकारी नियंत्रण वाली दूसरी अथॉरिटीज जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, ये सब स्टेट की परिभाषा में आते हैं। मतलब शासन चलाने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई स्टेट है। और इस परिभाषा को इतना व्यापक क्यों रखा गया? लॉजिक बहुत सीधा और साफ है, ताकि शासन की मशीनरी का कोई भी हिस्सा, कोई भी पुर्जा ये कहकर पल्ला न झाड़ ले कि अरे डीएसपी को लागू करना मेरा काम नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर एक छोटे से गांव की पंचायत तक हर कोई इन सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह है। अच्छा, तो अब जब हमें निर्माता का पता चल गया है तो देखते हैं कि उनके लिए नियम क्या हैं। और यहीं पर संविधान का आर्टिकल 37 सामने आता है, जो डीएसपी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक हैरान करने वाला विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पेश करता है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये आर्टिकल 37 के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये साफ साफ कहता है कि डीपीएसपी किसी भी कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिशियबल है। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर केस नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुरंत दूसरी तरफ देखिए, यही आर्टिकल उतनी ही जोर से कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए फंडामेंटल हैं, यानी मूलभूत हैं, ये देश की नींव। तो ये कैसी पहेली है? एक ऐसी नींव जिस पर कानूनी तौर पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। इस गुत्थी को ये कोर्ट सुलझाता है। डीएसपी कोई कानूनी हथकड़ी नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। ये कानून बनाने वालों को याद दिलाता है कि हो सकता है कोर्ट आपको कुछ ना कहे, लेकिन जनता की अदालत और इतिहास का फैसला आपका इंतजार कर रहा है। चलिए अब हम अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर आते हैं, द डिजाइन फिलॉसफी। देखिए, संविधान ने हमें डीपीएसपी की एक पूरी लिस्ट दी है, लेकिन उन्हें किसी कैटेगरी में नहीं बांटा है। तो इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए विद्वानों ने इन्हें कुछ वैचारिक श्रेणियों में बांटा है, ताकि हर सिद्धांत का मकसद और उसकी आत्मा हमें साफ साफ समझ में आ सके। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात हमें याद रखनी है, ये जो क्लासिफिकेशन हम अब देखने वाले हैं, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये तो बस अकादमिक अध्ययन के लिए, हमारी समझ को आसान बनाने के लिए बनाया गया एक टूल है, एक ढांचा है। तो ये हैं वो 3 मुख्य वैचारिक स्तंभ जिन पर डीएसपी टिके हैं। पहले हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी सिद्धांत। इनका मुख्य लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय, जैसे समान काम के लिए समान वेतन। दूसरे हैं गांधीयन यानी गांधीवादी सिद्धांत। इनका फोकस है सत्ता का विकेंद्रीकरण, गांव को शक्ति देना, जैसे पंचायती राज व्यवस्था। और तीसरे हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये एक आधुनिक और तर्कसंगत भारत की कल्पना करते हैं, जैसे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार। तो अब तक हमने इस ब्लूप्रिंट के सभी अलग अलग हिस्सों को देख लिया है। अब समय है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें और देखें कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा तैयार किया गया ये पूरा ढांचा असल में दिखता कैसा है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को हम 3 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, द बिल्डर यानी स्टेट कौन है जिसकी ये जिम्मेदारी है, जैसा आर्टिकल 36 में बताया गया है। दूसरा, द रूल बुक यानी आर्टिकल 37 का वो अनोखा नियम जो कानूनी बाध्यता से ज्यादा एक राजनीतिक कर्तव्य है। और तीसरा, द डिजाइन, वो 3 विचारधाराएं सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल जो इन सिद्धांतों को दिशा देती हैं। तो हमारा ये ब्लूप्रिंट अब पूरी तरह तैयार है, नक्शा हमारे हाथ में है। तो क्या हम सब तैयार हैं इस शानदार इमारत के पहले विंग यानी द सोशलिस्ट स्फीयर की सैर करने के लिए? अगली बार हम एक एक करके इन समाजवादी सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि हमारा संविधान सामाजिक और आर्थिक बराबरी का क्या सपना देखता है। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।
पिछले विश्लेषण में हमने भारतीय संविधान के 3 वैचारिक स्तंभों पर बात शुरू की थी। तो चलिए आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहले स्तंभ यानी समाजवाद को बहुत गहराई से समझते हैं। जैसा कि हमने बात की, हमारे संविधान की नींव 3 बड़े विचारों पर टिकी है। आज हम पहले और शायद सबसे असरदार पिलर सोशलिज्म यानी समाजवाद की एक एक ईंट को परखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर संविधान के कुछ बहुत ज़रूरी आर्टिकल्स को देखेंगे, इस पूरे समाजवादी ब्लूप्रिंट का एक सार निकालेंगे और हाँ, आखिर में अगले पड़ाव के लिए एक ज़मीन भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का असली मतलब है क्या? इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, भारत का समाजवाद कहता है कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि हम लोकतांत्रिक तरीकों से मतलब चुनाव और कानून के जरिए आर्थिक असमानता को कम करेंगे। ये पक्का करेंगे कि देश की दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में जमा ना हो और सबसे जरूरी मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा हो। असल में भारत की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है ना, उनकी जड़ यही है। अच्छा, तो ये तो हो गई फिलॉसफी। अब देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे उतरती है। आर्टिकल 38 या अनुच्छेद 38 सरकार के लिए एक बड़े मिशन स्टेटमेंट जैसा है, जो एक बहुत ऊंचा लक्ष्य तय करता है। ये आर्टिकल सीधे सीधे कहता है कि सरकार का काम है एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना जिसमें लोगों का भला हो। और ये भला होगा कैसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह का न्याय देकर। साथ ही ये सरकार को आदेश देता है कि वो आमदनी, स्टेटस, सुविधाओं और मौकों में जो गैर बराबरी है उसे कम से कम करे। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। 1950 में जब संविधान बना तो आर्टिकल 38 में बस कल्याण को बढ़ावा देने की एक मोटी मोटी बात थी, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन से इसमें एक खास बात जोड़ी गई, क्योंकि तब तक ये महसूस होने लगा था कि सिर्फ वेलफेयर की बात करना काफी नहीं है। सरकार को अमीर और गरीब के बीच की खाई को एक्टिवली यानी जानबूझकर कोशिश करके पाटना होगा। तो अगर आर्टिकल 38 हमारा लक्ष्य है, तो आर्टिकल 39 उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति है। ये एक तरह का पॉलिसी चार्टर है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 38 बताता है कि क्या करना है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, और आर्टिकल 39 बताता है कि कैसे करना है। आप इसे सरकार के हाथ में दिया गया एक मेन्यू समझ सकते हैं, जिसमें बराबरी लाने के सारे तरीके लिखे हैं। इस टेबल में आर्टिकल 39 के वो 6 बड़े निर्देश हैं। 39A हर नागरिक को रोजी रोटी का अधिकार देता है। 39B और C ये पक्का करते हैं कि देश के संसाधनों का फायदा सबको मिले और पैसा कुछ ही तिजोरियों में बंद ना हो जाए। हमारे देश में जो भूमि सुधार हुए या बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसकी ताकत यहीं से मिली। फिर 39D औरतों और मर्दों को एक ही काम के लिए एक बराबर तनख्वाह की बात करता है, और E और F मजदूरों और बच्चों की सेहत और सुरक्षा पर जोर देते हैं। चलिए अब इस समाजवादी ब्लूप्रिंट की आत्मा पर आते हैं, उसके मानवीय आधार पर, यानी आम आदमी के लिए न्याय और मजदूरों के अधिकार। और यहाँ एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल सामने आता है, क्या न्याय सच में सबके लिए बराबर है अगर उसे खरीदने के लिए एक कीमत चुकानी पड़े? ये स्लाइड हमें जमीनी हकीकत दिखाती है। सोचिए, एक तरफ एक अमीर फैक्ट्री मालिक है जिसके पास देश के सबसे बड़े वकील हैं, बेहिसाब पैसा है और वो केस को सालों तक लटका सकता है। और दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर है जिसे ना कानून की समझ है, ना वकील की फीस देने के पैसे, और उस पर दबाव बनाना कितना आसान है। तो इसी भयानक असमानता का जवाब है आर्टिकल 39A, जिससे 1976 में जोड़ा गया। ये साफ कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी मदद देना, ताकि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए न्याय से दूर न रह जाए क्योंकि वो गरीब है। इसी आर्टिकल की वजह से आज हमारे पास नलसा और लोक अदालतें हैं। अब आते हैं वर्कर्स चार्टर पर, मतलब मजदूरों के अधिकारों के घोषणा पत्र पर। इसमें 3 बहुत ही शक्तिशाली अनुच्छेद हैं, 41, 42 और 43। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मुश्किल हालात में
जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा या बीमारी में लोगों की मदद करनी होगी। जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या MGNREJ जैसी योजनाएं हैं, वो सब अपनी ताकत इसी आर्टिकल से लेती हैं। फिर है आर्टिकल 42, जो कहता है कि जहां लोग काम करते हैं वहां के हालात इंसानों लायक होने चाहिए, जानवरों जैसे नहीं। और ये खास तौर पर महिलाओं के लिए मातृत्व राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ का इंतजाम करने को कहता है। जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो इसी आर्टिकल का सीधा नतीजा है। अब आर्टिकल 43 ये बहुत कमाल का है। ये सिर्फ मिनिमम वेज की बात नहीं करता कि बस जिंदा रहने लायक पैसा मिल जाए। ये लिविंग वेज की बात करता है, मतलब इतनी मजदूरी कि एक मजदूर और उसका परिवार एक सम्मान की जिंदगी जी सके, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल हो। और 43A तो एक क्रांतिकारी कदम है, जो कहता है कि मजदूरों को फैक्ट्री के मैनेजमेंट में भी हिस्सेदार बनाओ, ताकि मालिक और मजदूर की खाई कम हो। और आखिर में आर्टिकल 47 ये सरकार का कर्तव्य बताता है कि वो लोगों के खान पान, रहन सहन और पब्लिक हेल्थ को सुधारे। दिलचस्प बात यह है कि ये आर्टिकल समाजवादी और गांधीवादी सोच के बीच एक पुल का काम भी करता है, जिस पर हम आगे आएंगे। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उस पूरे समाजवादी ब्लूप्रिंट को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी बनती है। तो इस पूरे ढांचे का मकसद क्या था? इसका कोर मकसद था भारत को एक ऐसा कट्टर पूंजीवादी देश बनने से रोकना जहां सारा फायदा सिर्फ अमीर उठाते हैं। और इसके लिए संविधान ने सरकार को कुछ औजार दिए, जैसे संसाधनों का बंटवारा, मजदूरों की सुरक्षा, मुफ्त कानूनी मदद। और 1976 के 42वें संशोधन ने तो एक सोशलिस्ट इंजेक्शन ही लगा दिया, जिसने 39F, 39A और 43A जैसे आर्टिकल्स डालकर इस ढांचे को और भी मजबूत कर दिया। जहां एक तरफ ये समाजवादी सिद्धांत आधुनिक इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों और शहरी कानूनों पर जोर दे रहे थे, वहीं संविधान सभा में एक और बहुत बड़ी और ताकतवर आवाज गूंज रही थी, महात्मा गांधी की। गांधी जी का मानना था कि असली भारत फैक्ट्रियों की चिमनियों में नहीं, बल्कि देश के लाखों गांवों में बसता है। तो उनके ग्राम गणराज्य और एक नैतिक राज्य बनाने के सपनों को हमारे संविधान में किस तरह जगह दी गई, इसे जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। तो पिछले विश्लेषण में हमने भारत के सोशलिस्ट सपने की बात की थी। याद है, वो भविष्य जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और जगमगाते शहरों में देखा जा रहा था। लेकिन उसी समय भारत की आत्मा के लिए एक और लड़ाई चल रही थी। एक ऐसा सपना जो शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि देश के हजारों लाखों गांवों में बसता था। तो समझिए, भारत के भविष्य के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। एक तरफ था उद्योगों, मशीनों और शहरीकरण का समाजवादी सपना, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का विजन, जो कहता था कि भारत की असली पहचान और ताकत वो शहरों में नहीं, बल्कि उसके गांवों में है। तो ये दो विजन्स की, दो सपनों की कहानी थी। गांधी जी का ये एक वाक्य, इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस, मतलब भारत अपने गांव में बसता है, ये उस पूरी विचारधारा का सार है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। और इसी दर्शन का सम्मान करने के लिए इन गांधीयन प्रिंसिपल्स को हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में खास जगह दी गई। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, असली शक्ति, असली पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? गांधीवादी सिद्धांतों का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है, और ये सीधे सीधे भारत में डेमोक्रेसी की नींव से जुड़ा हुआ है। तो संविधान का आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो विलेज पंचायत्स यानी ग्राम पंचायतों का गठन करे। पर रुकिए, बात सिर्फ गठन करने की नहीं है, बल्कि उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार देने की है कि वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर काम कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि गांव अपने फैसले खुद लें, अपनी जरूरतें खुद पूरी करें और अपने मामलों को खुद ही मैनेज करें। अब इस विचार के पीछे की सोच बहुत गहरी है। गांधी जी का मानना था कि अगर सारी की सारी पावर दिल्ली में सेंटर में जमा हो गई तो वो सरकार आम आदमी की पहुंच से बहुत बहुत दूर हो जाएगी। उनका सपना था ग्राम स्वराज का, मतलब गांव का अपना राज। वो चाहते थे कि हर गांव अपने आप में एक छोटा गणतंत्र हो, जो अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो। वैसे तो ये एक बहुत शक्तिशाली विचार था, पर आपको पता है, दशकों तक ये सिर्फ एक सलाह या एक डायरेक्टिव ही बना रहा। असली बदलाव आया 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। इस संशोधन ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा दे दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि अब पंचायतों के चुनाव रेगुलरली कराने ही होंगे, उन्हें फंड्स मिलेंगे और उनकी शक्तियों को कानूनी मान्यता मिलेगी। इसने सही मायनों में ग्राम स्वराज के सपने को हकीकत में बदलने की नींव रखी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर को गांवों तक पहुंचाने के बाद गांधीवादी दर्शन का अगला कदम था इकोनॉमिक पावर को भी डिसेंट्रलाइज करना। चलिए अब देखते हैं कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर गांधी जी का क्या नजरिया था। आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फोकस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर नहीं, बल्कि खादी, हस्तशिल्प जैसे छोटे पैमाने के उद्योगों पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि काम इंसान के घर और गांव के पास होना चाहिए, उसे काम के लिए शहर की तरफ भागना ना पड़े। तो कुटीर उद्योगों पर इतना जोर क्यों था? क्योंकि ये गांधी जी के कम्युनिटी सेंट्रिक इकोनॉमिक विजन का दिल था। इसका मकसद एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना था जहां शोषण की कोई जगह ही ना हो। इससे ये भी तय होता कि पैसा गांव में ही रहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लोगों को रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। और इसी आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना को एक कदम और आगे ले जाता है आर्टिकल 43B। ये कोऑपरेटिव स्पिरिट यानी सहकारिता की भावना पर फोकस करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 97th अमेंडमेंट के जरिए 2011 में जोड़ा गया, जो ये दिखाता है कि गांधी जी के विचार आज भी कितने रिलेवेंट हैं। आर्टिकल 43B सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स के लिए 4 मजबूत स्तंभों पर जोर देता है। उनका गठन स्वैच्छिक हो, वो आज़ादी से काम करें, उनका कंट्रोल डेमोक्रेटिक हो और उनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमूल। सोचिए, लाखों दूध उत्पादक किसान वही उस कमेटी के मालिक हैं। सबने मिलकर एक ऐसा एंटरप्राइज बनाया जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है। बस यही गांधी जी की सहकारी भावना का सार है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी नहीं था। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था अंत्योदय, यानी समाज के सबसे आखिरी, सबसे कमजोर व्यक्ति का उदय। चलिए अब देखते हैं कि सोशल जस्टिस का ये गांधीवादी सिद्धांत हमारे संविधान में कैसे झलकता है। आर्टिकल 46 राज्य को एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। पहली है प्रोएक्टिव प्रमोशन, यानी समाज के कमजोर वर्गों, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के शैक्षिक और आर्थिक हितों को एक्टिव होकर आगे बढ़ाना। और दूसरी है प्रोटेक्शन, यानी उन्हें हर तरह के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना। ये सिर्फ बराबरी की बात नहीं करता, बल्कि उस बराबरी को हासिल करने के लिए पॉजिटिव कदम उठाने का निर्देश देता है। और ये सिर्फ एक किताबी निर्देश नहीं है, इसका जमीनी असर बहुत गहरा है। आज भारत में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं या फिर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जैसे जो मजबूत कानून हैं, उन सभी का संवैधानिक आधार यही आर्टिकल 46 है। ये हमें दिखाता है कि कैसे गांधी जी के सामाजिक न्याय के विचारों को कानूनी रूप दिया गया। और आखिर में हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो महात्मा गांधी के पर्सनल एथिक्स यानी उनकी निजी नैतिकता और जीवन मूल्यों को दिखाते हैं। ये स्वास्थ्य, नैतिकता और अहिंसा से जुड़े हैं और ये बताते हैं कि उनके लिए शासन का एक नैतिक पक्ष भी था। आर्टिकल 47 बड़ा दिलचस्प है। इसका पहला हिस्सा जो पोषण और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने की बात करता है, वो एक सोशलिस्ट आइडिया है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाने की बात करता है, ये विचार पूरी तरह से गांधीवादी हैं। और इस आर्टिकल 47 का असल दुनिया में प्रभाव हमें बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में देखने को मिलता है, जिन्हें हम ड्राई स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये इसी संवैधानिक निर्देश का सीधा नतीजा है। इसके बाद आता है आर्टिकल 48, जो गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू और भार ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। गांधी जी के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं था, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अहिंसा के सिद्धांत से भी जुड़ा था, क्योंकि ये जानवर ग्रामीण जीवन का एक अहम आधार थे। और यही बात इस अनुच्छेद को बहुत यूनिक बनाती है। ये दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ ले आता है। एक तरफ ये एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर संगठित करने की बात करता है, मतलब नस्लों में सुधार करना, और दूसरी तरफ ये मवेशियों की रक्षा की पारंपरिक और नैतिक भावना को भी शामिल करता है। तो ये विज्ञान और परंपरा का एक संगम है।
तो चलिए इन सभी गांधीवादी सिद्धांतों को फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 40 मतलब राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी ग्राम पंचायत। आर्टिकल्स 43 और 43B आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव्स। आर्टिकल 46 सामाजिक न्याय मतलब कमजोर वर्गों का उत्थान। और आर्टिकल्स 47 और 48 राज्य के लिए एक मॉरल कोड जिसमें नशाबंदी और गौहत्या पर प्रतिबंध शामिल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये वैचारिक लड़ाई सिर्फ दो गुटों के बीच नहीं थी, एक तीसरा नजरिया भी था जो भारत की किस्मत को एक नया आकार दे रहा था। तो सवाल ये उठता है कि हमने राज्य का समाजवादी सपना देखा और गांव का गांधीवादी सपना भी, लेकिन क्या संविधान सभा में कोई तीसरा बड़ा वैचारिक समूह भी था जिसका अपना एक अलग विजन था? हाँ, बिल्कुल थे। वो थे लिबरल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, यानी उदारवादी और बुद्धिजीवी। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जो आधुनिक हो, वैज्ञानिक हो और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की तरह तर्क पर आधारित हो। और अपने अगले विश्लेषण में हम इसी तीसरे दृष्टिकोण को गहराई से जानेंगे। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे बहुत ही आकर्षक विषयों पर बात करेंगे, ये जानने के लिए कि इन लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांतों ने भारत को कैसे आकार दिया। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांतों पर नजर डाली थी, जो आर्थिक न्याय और गांव की नैतिकता पर फोकस्ड थे। आज हम संविधान निर्माताओं के एक बिल्कुल अलग, एक मॉडर्न विजन को समझने जा रहे हैं। तो गांधीवादी ग्राम नैतिकता से अब हम एक आधुनिक भविष्य के लिबरल विजन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, जहां गांधी जी की नज़र अतीत और गांव पर थी, वहीं संविधान सभा में बैठे लिबरल इंटेलेक्चुअल्स भविष्य की ओर देख रहे थे। उनका सपना भारत को एक मॉडर्न, तर्कसंगत राष्ट्र बनाने का था। एक ऐसा देश जो कानून, विज्ञान और व्यक्तिगत अधिकारों की नींव पर खड़ा हो। सोचिए, उनकी नज़र में था एक ऐसा भारत जहां गगनचुंबी इमारतें हों, प्रयोगशालाएं हों और हर नागरिक के लिए समान अधिकार हों। तो इस मॉडर्न ब्लूप्रिंट का जो पहला पिलर है, वो एक यूनिफाइड समाज बनाने के बारे में है। एक ऐसा समाज जहां सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानूनी ढांचा हो। ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक विचार था, और ये हमें सीधे हमारे पहले और शायद सबसे ज़रूरी आर्टिकल पर ले आता है। और ये है आर्टिकल 44। ये शायद आज पूरे संविधान में सबसे ज्यादा बहस किया जाने वाला अनुच्छेद है। और इसकी एक वजह भी है। ये सीधे सीधे हमारी पहचान और इस सवाल के दिल में जाता है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर कौन हैं। तो आखिर ये आर्टिकल 44, या जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कहते हैं, ये कहता क्या है? ये कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि धर्म कोई भी हो, शादी, तलाक और विरासत जैसे पर्सनल मामलों के लिए सबके लिए एक ही कानून होगा। यानी एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ईसाई सभी एक ही कानून के तहत शादी करेंगे और तलाक लेंगे। अच्छा, तो इसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। आइडिया ये था कि एक मॉडर्न सेक्युलर देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल कानून होना चाहिए। ये हिंदू मैरिज एक्ट या शरिया लॉ जैसे धर्म पर आधारित पर्सनल कानूनों की जगह ले लेगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है? ये आज भी एक प्रयास ही बना हुआ है और इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। हालांकि गोवा जैसे राज्यों में इसके अपने वर्जन्स मौजूद हैं। तो एक यूनिफाइड सोसाइटी के आइडिया से अब हम आगे बढ़ते हैं सिद्धांतों के अगले सेट पर, जो आने वाली पीढ़ियों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी पर फोकस करते हैं, जिसमें शिक्षा और पर्यावरण शामिल हैं। ये हमारे बच्चों और हमारे प्लैनेट के बारे में है। यहाँ हम बात करेंगे आर्टिकल 45 की, और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस आर्टिकल में एक बहुत बड़ा एक सर्जिकल चेंज आया है। ये कहानी है कि कैसे एक डायरेक्टिव एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 2002 से पहले इसका ओरिजिनल विजन था 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। लेकिन 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसका फोकस पूरी तरह बदल गया। अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। तो ये बदलाव हुआ क्यों?
क्योंकि 86वें संशोधन ने एक नया फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21A, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक अधिकार बना दिया, एक हक। तो जो गैप बचा था उसे भरने के लिए आर्टिकल 45 को अमेंड किया गया और अब इसका फोकस 0 से 6 साल के बच्चों पर है। और इसका असल दुनिया पर क्या असर हुआ? ये निर्देश आंगनवाड़ी सिस्टम जैसी योजनाओं का संवैधानिक आधार है, जो ये पक्का करता है कि हमारे छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले सही पोषण और शिक्षा मिले। ये है संविधान को एक्शन में देखना। चलिए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर आते हैं, आर्टिकल 48A। और ये बात दिलचस्प है कि ये ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया, जो दिखाता है कि हमारे समाज की सोच में एक बड़ा बदलाव आया। इसे हम कह सकते हैं द ग्रीन डायरेक्टिव। इसे 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया और ये साफ साफ कहता है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल मैंडेट है। ये भारत के एनवायरमेंटल मूवमेंट का आप कह सकते हैं संवैधानिक दिल है। और देखिए, इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस को हम कम आंक ही नहीं सकते। ये एक वाक्य भारत के बड़े बड़े पर्यावरण कानूनों का संवैधानिक जनक है। सोचिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और यहाँ तक कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जैसी संस्थाएं, ये सब अपनी पावर कहाँ से लेते हैं? यहीं से। ये राज्य को मजबूर करता है कि वो विकास के साथ साथ प्रकृति को भी प्राथमिकता दे। ये हमारे जंगलों और वन्यजीवों के लिए एक ढाल की तरह है। तो अब तक हमने लोगों और इस प्लैनेट के बारे में बात की है। अब बात करते हैं उस चीज की जो ये सुनिश्चित करे कि सरकार खुद सही और निष्पक्ष तरीके से काम करे। आप कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए ही रूल बुक है। इस ब्लूप्रिंट का अगला पिलर है आर्टिकल 49, जो हमारी विरासत, हमारी हेरिटेज की सुरक्षा पर केंद्रित है। ये हमारे अतीत, हमारी कहानियों और हमारी पहचान के बारे में है। आप इसे कह सकते हैं गार्डियन ऑफ हिस्ट्री। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जगहों और चीजों की रक्षा करे। ये हमारी सांस्कृतिक यादों और विरासत को बचाने के बारे में है। सोचिए, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, इन सब की सुरक्षा की गारंटी यही आर्टिकल देता है। और इसके पीछे का क्यों बहुत सीधा साधा है, हमारी विरासत को लूट, बर्बादी या हटाए जाने से बचाना। और इसे अमल में कौन लाता है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के पीछे का संवैधानिक मैंडेट है। तो अगली बार जब आप कहीं ASI का वो नीला बोर्ड देखें तो याद रखिएगा कि वो आर्टिकल 49 के तहत अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो हमारे इतिहास के गार्डियंस हैं। अगला सिद्धांत आर्टिकल 50 इस एक पावरफुल लाइन में छिपा है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये सुनने में छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र के सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है। ये नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है। तो इसका डीप लॉजिक समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं कॉलोनियल टाइम में। तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा था, उसी के पास न्यायिक शक्तियां भी होती थीं। मतलब वही इंसान आपको गिरफ्तार कर सकता था और वही आपका केस भी सुन सकता था। ये तो प्राकृतिक न्याय का सरासर उल्लंघन है। कोई भी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। इसीलिए आर्टिकल 50 ये सुनिश्चित करता है कि हमारे जज स्वतंत्र हों, उन पर किसी नेता या अफसर का कंट्रोल ना हो, ताकि हर किसी को एक फेयर ट्रायल मिल सके। तो हमने देश के अंदर न्याय की बात कर ली, और अब आते हैं आखिरी सिद्धांत पर, जो बताता है कि भारत की विदेश नीति क्या होगी और दुनिया में उसका रोल क्या होगा। ये वो ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि इंडिया दुनिया के साथ कैसे पेश आएगा। और ये है आर्टिकल 51, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी की संवैधानिक नींव है। ये बताता है कि भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये दुनिया के लिए हमारा मिशन स्टेटमेंट है। तो आर्टिकल 51 हमें 4 सीधी सीधी बातें बताता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते बनाए रखना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता से सुलझाने को बढ़ावा देना। ये एक शांतिदूत, एक मध्यस्थ और एक ग्लोबल सिटीजन होने का नुस्खा है। और यही वजह है कि भारत ने हमेशा से यूनाइटेड नेशंस, गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है।
तो जब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है मॉडर्न इंडियन स्टेट का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। ये एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो एक हो, न्यायपूर्ण हो, सस्टेनेबल हो और दुनिया में एक सम्मानित देश हो। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। आर्टिकल 44 एक राष्ट्र एक नागरिक कानून के लिए, आर्टिकल 45 छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, आर्टिकल 48A पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, आर्टिकल 49 हमारी विरासत की सुरक्षा के लिए, आर्टिकल 50 स्वतंत्र अदालतों के लिए और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। यही है लिबरल इंटेलेक्चुअल विजन का सार, एक मॉडर्न, तर्कसंगत और प्रगतिशील भारत का रोड मैप। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है तो क्या इमारत पूरी बन चुकी है या इन सालों में इसमें बहुत कुछ बदल दिया गया है? सच तो यह है कि संविधान एक जिंदा दस्तावेज है। वक्त के साथ संसद ने बदलते हालात को देखते हुए इसमें नए निर्देश जोड़े हैं। तो क्या ये बदलाव उसी ओरिजिनल विजन के हिसाब से हैं या वक्त के साथ एक बिल्कुल ही नई इमारत खड़ी हो गई है? इसका जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले विश्लेषण में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर हमारी इस सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पिछले अंक में हमने समझा था कि संविधान में ये निर्देश आखिर थे क्या, मतलब इनका ओरिजिनल ब्लूप्रिंट क्या था। तो आज की चर्चा में हम ये देखने वाले हैं कि दशकों में इसमें क्या-क्या बदलाव हुए। ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ फॉसिल, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। असल में यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंट्रल आइडिया है। मतलब संविधान कोई पत्थर पर लिखी हुई इबारत नहीं है जो बदल न सके। नहीं, ये तो एक जिंदा चीज की तरह है जिसे देश और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से समय के साथ बदलना ही पड़ता है, इवॉल्व होना ही पड़ता है। तो ओरिजिनल डायरेक्टिव्स क्या थे, ये तो हम समझ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बढ़े कैसे वक्त के साथ अलग अलग सरकारों ने इसमें नए निर्देश जोड़े। ये नए निर्देश असल में देश की बदलती प्रायोरिटीज को दिखाते हैं कि अब देश के लिए क्या जरूरी हो गया था। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट की। फिर 1976 में जो एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट बदलाव आया उसे समझेंगे। उसके बाद इमरजेंसी के बाद के संशोधनों पर नजर डालेंगे। इन सब को एक साथ रखकर एक समरी दिखेंगे और आखिर में हम आपको एक बहुत बड़े टकराव के लिए तैयार करेंगे जो आगे आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले और शायद सबसे अहम बदलावों के साथ। ये वो दौर था जब भारतीय इतिहास में काफी उथल-पुथल मची हुई थी, इमरजेंसी का दौर, और इसी दौरान आया 42nd अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट था ना, ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाने लगा। सोचिए, और इसने डायरेक्टिव्स में 2 बड़े एजेंडा डाले। पहला, एक जोरदार सोशलिस्ट एजेंडा, मतलब अब स्टेट की जिम्मेदारी थी कि वो सामाजिक कल्याण और धन के समान वितरण पर और ज्यादा ध्यान दे। और दूसरा, एक एनवायरनमेंटल एजेंडा। ये पहली बार था जब पर्यावरण की रक्षा को संवैधानिक स्तर पर इतनी अहमियत दी गई थी। अब जरा देखिए कि इस अमेंडमेंट से क्या 4 नए निर्देश आए। पहला था आर्टिकल 39F, जो कहता है बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए मौके बनाए जाएं, मतलब देश के भविष्य में इन्वेस्ट करो। दूसरा, आर्टिकल 39A, गरीबों को फ्री लीगल एड यानी न्याय पाना सबका हक है, पैसे वालों का ही नहीं। तीसरा, आर्टिकल 43A, जो कहता है कि इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी हाथ हो, एक तरह से वर्क प्लेस डेमोक्रेसी। और चौथा, आर्टिकल 48A, पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये मानना कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में एक बैलेंस होना जरूरी है। अच्छा, तो 1976 में तो ये बड़े बड़े बदलाव हो गए। अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है? इसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुए ना, वो इतने बड़े नहीं थे। वो ज्यादा फोकस थे जैसे एक सर्जन किसी एक खास प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करता है, बिल्कुल वैसे ही। ये टाइमलाइन हमें अगले 3 बड़े पड़ाव दिखाती है। देखिए, 1978 में आया 44th अमेंडमेंट, जिसका फोकस था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना। फिर एक लंबा गैप आया और 2002 में 86th अमेंडमेंट ने तो शिक्षा के अधिकार में जैसे क्रांति ही ला दी। और फिर 2011 में 97th अमेंडमेंट आया, जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक बड़ा बूस्ट दिया। तो ये जो 44th अमेंडमेंट था, इसमें खास क्या था? इसने आर्टिकल 38 में एक नया क्लॉज आर्टिकल 38(2) जोड़ा। अब स्टेट का काम सिर्फ जनरल वेलफेयर करना नहीं था, उसे एक सीधा आदेश दिया गया, एक मैंडेट, कि इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में जो असमानताएं हैं
उन्हें कम से कम किया जाए, और ये सिर्फ लोगों के बीच नहीं बल्कि अलग-अलग ग्रुप्स के बीच भी। अब आते हैं एक लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक बदलाव पर, 86th अमेंडमेंट। इसने क्या किया? इसने शिक्षा को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल से उठाकर फंडामेंटल राइट बना दिया। सोचिए जरा, जो चीज पहले सरकार के लिए सिर्फ एक लक्ष्य थी, अब वो 6 से 14 साल के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई, आर्टिकल 21A के तहत। और जो पुराना आर्टिकल 45 था, उसे बदलकर उसका फोकस अब 6 साल से छोटे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर पर कर दिया गया। और फिर आया 97th अमेंडमेंट। देखिए, हमारे देश में अमूल जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स बहुत सफल रहे हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस अमेंडमेंट का मकसद था कोऑपरेटिव मॉडल को और मजबूत करना। इसके लिए आर्टिकल 43B जोड़ा गया। ये स्टेट को निर्देश देता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करे, ऐसी सोसाइटीज जो अपनी मर्जी से बने, आज़ादी से काम करें और प्रोफेशनली मैनेज की जाएं। तो हमने ये सारे बड़े बदलाव देख लिए। चलिए अब एक नज़र में इन सब की आइडियोलॉजिकल जर्नी को समझते हैं, मतलब इनके पीछे सोच क्या थी। अगर हम इन अमेंडमेंट्स को विचारधारा के हिसाब से देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। 42वां अमेंडमेंट चौथा 1976 का, ये सोशलिस्ट और लिबरल प्रिंसिपल्स का एक बड़ा पुश था। 1978 का 44th अमेंडमेंट भी उसी सोशलिस्ट सोच को आगे बढ़ा रहा था, असमानता कम करना। फिर 2002 में 86th अमेंडमेंट के साथ एक लिबरल शिफ्ट आया, फोकस व्यक्ति के अधिकार यानी एजुकेशन पे आ गया। और 2011 का 97th अमेंडमेंट, ये गांधीयन फिलॉसफी की तरफ झुकावा था, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पर जोर। तो अब तक हमने डायरेक्टिव्स का पूरा लैंडस्केप देख लिया है, ये शुरू कैसे हुए और वक्त के साथ कैसे बदले। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बहुत बड़े टकराव की तरफ ले जाती है। और वो टकराव इस सवाल से पैदा होता है कि अगर किसी एक इंसान का फंडामेंटल राइट समाज के भले के लिए बनाए गए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल से टकरा जाए तो कौन जीतेगा, व्यक्ति या समाज? ये एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक 30 साल लंबी कानूनी जंग की वजह बना। वो जंग क्या थी, उसमें कौन जीता और उसका हमारे संविधान पर क्या असर पड़ा, ये सब हम जानेंगे अपनी अगली चर्चा में। पिछले विश्लेषण में हमने संविधान के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझा था। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या होता है जब ये दो शक्तिशाली पिलर्स आपस में ही टकरा जाते हैं। तो चलिए आज इसी संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यही वो एक बुनियादी सवाल है जिसने हमारे संविधान के शुरुआती कई दशकों को शेप किया। देखिए, एक तरफ है एक व्यक्ति का अधिकार, उसकी आज़ादी, और दूसरी तरफ है पूरे समाज का भला। जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो जीत किसकी होगी? ये सिर्फ एक लीगल सवाल नहीं है, बल्कि इस बात का सवाल है कि एक देश की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल या पूरी सोसाइटी। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम एफआर्स कहते हैं। ये हमें यानी इंडिविजुअल्स को आज़ादी और सुरक्षा देते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ये लीगली इन्फोर्सेबल है, मतलब इनके लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। फिर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSPs। ये सरकार को निर्देश देते हैं, एक रोड मैप देते हैं कि देश को सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, लेकिन ये नॉन एन्फोर्सेबल हैं। अब इस टक्कर को एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सरकार एक DPSP को पूरा करने के लिए किसी बड़े जमींदार की जमीन लेकर उसे गरीब किसानों में बांटना चाहती है, लेकिन उस जमींदार का राइट टू प्रॉपर्टी उस वक्त एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बस यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉक्सिंग मैच का पहला राउंड शुरू हुआ साल 1951 में। केस का नाम था चंपकम दोरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस ने आने वाले कई सालों के लिए इस लड़ाई की नींव रख दी। तो मामला बिल्कुल सीधा था। उस वक्त की मद्रास सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाति के आधार पर रिजर्वेशन लागू कर दिया। अब चंपकम दोरायराजन नाम की एक स्टूडेंट ने इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका तर्क था कि ये उनके फंडामेंटल राइट यानी राइट टू इक्वालिटी का खुला उल्लंघन है। सरकार ने अपने बचाव में कहा कि वो तो बस एक DSP यानी आर्टिकल 46 को पूरा कर रही थी, जो कहता है कि स्टेट को कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब सीधा सीधा टकराव था, एक तरफ राइट टू इक्वालिटी और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस का DSP।
इस स्लाइड पर जो आप कोट देख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस हिस्टोरिक फैसले का निचोड़ है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं जा सकते, उन्हें ओवरराइड नहीं कर सकते, उन्हें फंडामेंटल राइट्स के सब्सिडियरी बन के काम करना होगा। अब ये सब्सिडियरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है सहायक या गौण, यानी संविधान में एक हायरार्की सेट कर दी गई। अगर एफआर और डीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट हो तो फंडामेंटल राइट्स हमेशा ऊपर रहेगा, वो जीतेगा। तो पहले राउंड का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। विनर बाय यूनैनिमस डिसीजन, फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एफआर सुप्रीम है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पार्लियामेंट इस फैसले से खुश नहीं थी। उन्होंने इस फैसले के असर को पलटने के लिए तुरंत संविधान में पहला संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। तो खेल अभी शुरू ही हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले फैसले के पूरे 16 साल बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी राजनीति को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये था इस लड़ाई का दूसरा राउंड, द गोलकनाथ केस। इस स्लाइड पर लिखे शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि ये इस पूरे एपिसोड का सबसे अहम हिस्सा है। कोर्ट ने कहा, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट एंड ट्रांसेंडेंटल। ये दो शब्द इस फैसले की जान है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो इतनी पवित्र हो कि उसमें कोई बदलाव ही ना किया जा सके, और ट्रांसेंडेंटल का मतलब है सर्वोपरि, जो हर सांसारिक शक्ति से यहां तक कि पार्लियामेंट की शक्ति से भी ऊपर हो। मतलब कोर्ट ने यह कह दिया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को छीनने या उन्हें कम करने की ताकत ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इस फैसले का असर सोचिए। इसने एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दिया। सरकार उस वक्त एक सोशलिस्ट एजेंडा पर चल रही थी। जमीनी सुधार लाने थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। लेकिन अगर पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी जैसे एफआर को छू ही नहीं सकती तो ये सब कैसे होगा? इस फैसले ने सरकार के हाथ ही बांध दिए। उनकी शक्तियों पर एक बहुत बड़ा चेक लग गया था। अब जाहिर सी बात है, गोलकनाथ फैसले से पार्लियामेंट बेहद नाराज हुई। उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पावर को आम जनता के भले के लिए इस्तेमाल करने से रोक रही है। तो इसका जवाब देने के लिए पार्लियामेंट ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। आइए देखते हैं कि उन्होंने ये पलटवार कैसे किया। पार्लियामेंट ने एक क्लासिक 2 स्टेप काउंटर पंच मारा। पहला कदम था 24th अमेंडमेंट। इससे पार्लियामेंट ने गोलकनाथ फैसले को सीधा सीधा पलट दिया और साफ तौर पर यह शक्ति हासिल कर ली कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बदल सकती है। और दूसरा कदम था 25th अमेंडमेंट, जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक तरह की सुपर पावर दे दी। ये पलटवार का सबसे पावरफुल हथियार था। 25th अमेंडमेंट के जरिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C। इसकी 2 शक्तियां थी, जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। पहली थी एक शील्ड, यानी एक ढाल। इसने कहा कि अगर सरकार आर्टिकल 39B या C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, जिनका मतलब है देश के संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल हो कि सबका भला हो, तो उस कानून को आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी शक्ति इससे भी बड़ी थी, वो था एक गैग ऑर्डर। इसने साफ कह दिया कि ऐसे किसी भी कानून पर कोई भी अदालत सवाल ही नहीं उठा सकती, यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को ही उस कानून के लिए खत्म कर दिया गया। बस एक कदम से शक्ति का पूरा संतुलन ही पलट गया। जहां पहले सुप्रीम कोर्ट और फंडामेंटल राइट्स की जीत हो रही थी, अब पार्लियामेंट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने वो जगह ले ली थी। ये एक नए दौर की शुरुआत थी जहां पार्लियामेंट ने अपनी सुप्रीमेसी स्थापित कर दी। अगर हम पिछले 20 सालों का स्कोरबोर्ड देखें तो कहानी कुछ ऐसी नजर आती है। 1951 चंपकम केस, जीते फंडामेंटल राइट्स। 1967 गोलकनाथ केस, फिर से जीते फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 1971 में 25th अमेंडमेंट्स के साथ पासा पूरी तरह पलट गया और पार्लियामेंट और डीपीएसपीज ने एक जबरदस्त वापसी करते हुए एफआर्स पर अपनी बढ़त बना ली। ऐसा लगने लगा था कि पार्लियामेंट ने ये जंग जीत ली है। सुप्रीमेसी की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और पार्लियामेंट ही सबसे ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी एक आखिरी पत्ता, एक आखिरी ब्रह्मास्त्र बाकी था। वो क्या था? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में। नमस्कार। तो पिछले विश्लेषण में हम ठीक उस मोड़ पर आके रुके थे जहां 25वें संशोधन ने भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने ला खड़ा किया था।
आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, ये कोई मामूली कानूनी बहस नहीं थी। ये तो भारत के संविधान की आत्मा को लेकर, उसकी सर्वोच्चता को लेकर एक महासंघर्ष था। हाँ, मैं मानता हूं इसका इतिहास थोड़ा पेचीदा है, लेकिन यकीन मानिए जब हम इसे पूरा समझेंगे ना, तो शक्ति का ये पूरा खेल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। पहले हम उस स्टेज को समझेंगे जहां से ये टकराव शुरू हुआ। फिर हम उस मशहूर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, मतलब कोर्ट ने वो लक्ष्मण रेखा कैसे खींची। इसके बाद देखेंगे कि संसद ने कैसे एक जबरदस्त पलटवार किया, और फिर कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मनी ने आकर इस पूरे खेल में एक बैलेंस बनाया। और हां, आखिर में ये भी समझेंगे कि आज की तारीख में असल में कौन कितना पावरफुल है। सेक्शन 1, द स्टेज इज सेट। तो जैसा हमने पिछली बार बात की थी, स्टेज बिल्कुल सेट था। संसद ने 25वां संशोधन लाकर और उसमें खास तौर पर आर्टिकल 31C जोड़कर सीधा सीधा कोर्ट को चैलेंज कर दिया था। उनका तर्क बहुत साफ था कि अगर हम समाज कल्याण के लिए आर्टिकल 39B या C के तहत कोई कानून बना रहे हैं, तो भाई अदालत बीच में नहीं आएगी, उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। तो मतलब अब लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं थी, सवाल कहीं ज्यादा बड़ा और बुनियादी हो चुका था। सवाल यह था कि इस देश में सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो संसद सबसे ऊपर है जिसे जनता ने चुना है कानून बनाने के लिए, या फिर वो संविधान सबसे ऊपर है जिसने खुद संसद को बनाया है और उसकी हदें तय की हैं? बस यही एक सवाल था जिसके चारों ओर अगले कई सालों तक भारत की पूरी संवैधानिक राजनीति घूमने वाली थी। इस पूरी जोर आजमाइश में आप कह सकते हैं कि 3 बड़े निर्णायक मोड़ आए। पहला, 1973 का केशवानंदा भारती केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दिया और सब कुछ बदल गया। दूसरा, 1976 इमरजेंसी का दौर, जब संसद ने 42nd संशोधन से एक जोरदार पलटवार किया। और फिर तीसरा और आखिरी, 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, जिसने इस पूरी रस्साकशी का कह लीजिए फाइनल फैसला सुना दिया। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों एक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक जवाब के साथ। हुआ ये कि 25वें संशोधन को और खास तौर पर उसके आर्टिकल 31C को केशवानंदा भारती केस में चैलेंज कर दिया गया। और ये कोई मामूली केस नहीं था। इस एक केस ने भारत के संविधान और हमारी न्यायपालिका का भविष्य तय कर दिया। और इसी केस से निकला वो सिद्धांत जिसने सब कुछ बदल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हिंदी में कहें तो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। यह सुप्रीम कोर्ट का एक मास्टर स्ट्रोक था। कोर्ट ने कहा, ठीक है, हम मानते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान बदलने की शक्ति है, बिल्कुल है, लेकिन यह शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। आप संविधान की इमारत में मरम्मत कर सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, पर आप उसकी नींव नहीं हिला सकते। और यही नींव है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है ये? अरे भाई, हमारा लोकतंत्र, कानून का राज, सेकुलरिज्म, ये सब, ये संविधान की आत्मा है, और इस आत्मा को संसद भी हाथ नहीं लगा सकती। अब देखिए, इसी बेसिक स्ट्रक्चर के चश्मे से कोर्ट ने 25वें संशोधन पर कितना बैलेंस्ड फैसला दिया। उन्होंने आर्टिकल 31C के पहले हिस्से को तो सही ठहरा दिया। मतलब उन्होंने कहा, ठीक है, अगर समाज कल्याण के लिए आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए कोई कानून बनता है, तो वो कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 14 और 19 से ऊपर हो सकता है। लेकिन उन्होंने उसी आर्टिकल के दूसरे हिस्से को, जो एक तरह का गैग ऑर्डर था, उसे पूरी तरह से गैर संवैधानिक करार दे दिया। ये वो हिस्सा था जो कह रहा था कि अदालत इन कानूनों को देख भी नहीं सकती, रिव्यू नहीं कर सकती। और इसके पीछे कोर्ट का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा तो खुद संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अरे भाई, संसद कानून बनाए, बिल्कुल बनाए, पर वो कानून संविधान के दायरे में है या नहीं, ये देखने का अधिकार आप अदालत से कैसे छीन सकते हैं? मतलब आप कोर्ट के दरवाजे ही बंद कर देंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एक लक्ष्मण रेखा थी जो सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी थी। लेकिन क्या संसद इस चेतावनी से रुकी? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो और भी बड़ा था। इमरजेंसी का दौर था और सरकार ने अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। अब ये लड़ाई और ज्यादा आक्रामक होने वाली थी। ये था 42nd अमेंडमेंट 1976। इस एक संशोधन ने आर्टिकल 31C का दायरा इतना बढ़ा दिया कि पूछिए मत।
अब सिर्फ आर्टिकल 39B और C की बात नहीं थी। अब ये कहा गया कि संविधान के चैप्टर 4 में दिए गए सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 14 और 19 से ऊपर होंगे। सोचिए, मकसद बिल्कुल साफ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को राइट्स पर पूरी तरह से हावी कर देना और कोर्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू का रास्ता लगभग बंद ही कर देना। संसद के इस कदम ने तो संविधान के पूरे बैलेंस की धुरी ही हिला दी थी। अब गेंद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी और बस यहीं से हमारी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980, वो केस जहां इस एक दशक लंबी लड़ाई का आखिरी और निर्णायक फैसला होना था। तो हुआ यह कि 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के उस हिस्से को ही रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का खुला उल्लंघन है, और इसके साथ ही उन्होंने आर्टिकल 31C को वापस उसकी पुरानी सीमित हैसियत में लौटा दिया। मतलब वो जो स्पेशल प्रोटेक्शन थी वो अब सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 39B और C के लिए ही होगी, सबके लिए नहीं। और इसी केस में कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत दिया, जिसे हम आज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मनी के नाम से जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के बैलेंस पर टिकी है। ये दोनों एक रथ के दो पहियों की तरह हैं। अब सोचिए, अगर रथ का एक पहिया दूसरे से बहुत बड़ा या छोटा हो तो क्या रथ चल पाएगा? नहीं। रथ को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पहियों का बराबर होना, साथ में चलना जरूरी है। कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। यही है सामंजस्य, यही है हार्मनी। सेक्शन 5, द बैलेंस ऑफ पावर टुडे। तो इस पूरी रस्साकशी, इन बड़े बड़े फैसलों, इन संशोधनों के बाद आज की स्थिति क्या है? आखिर इस 10 साल लंबे संघर्ष का नतीजा क्या निकला? चलिए इस फाइनल स्कोर को एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। आज की जो स्थिति है उसे हम 3 सिंपल रूल्स में समझ सकते हैं। रूल नंबर 1, जनरल रूल ये है कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ऊपर हैं, मतलब नागरिकों के अधिकार पहले। रूल नंबर 2, इसका एक छोटा सा बहुत ही सीमित अपवाद है। वो ये कि अगर कोई कानून आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए बनाया गया है तो वो कानून आर्टिकल 14 और 19 के अधिकारों से ऊपर हो सकता है। बस यही एक एक्सेप्शन है। और रूल नंबर 3, इन 2 आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए आप किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते। बस यही वो नाजुक सा बैलेंस है जिससे हम डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मनी कहते हैं। तो पूरी कहानी का सार बस इतना सा है। 1973 केशवानंद भारती केस, कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हथियार बनाया और अपनी जमीन बचाई। 1976 42nd अमेंडमेंट, संसद ने पलटवार किया और पूरे बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की। और फिर 1980 मिनर्वा मिल्स केस, कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मनी के साथ फाइनल फैसला सुनाया और संतुलन को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। बस ये 3 पड़ाव इस पूरी कहानी को बयां करते हैं। तो ठीक है, ये तो हम समझ गए कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं जिन्हें मिलकर हार्मनी में काम करना है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, ये दोनों पहिए आखिर एक दूसरे से फंडामेंटली अलग कैसे हैं? एक जस्टिसेबल है, दूसरा नॉन जस्टिसेबल। एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। आखिर इन दोनों के बीच का जो असली गहरा फर्क है वो क्या है? खैर, इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने शासन के रथ वाले रूपक को समझा था। तो आज हम उसी रथ के 2 सबसे जरूरी हिस्सों, मतलब उसके 2 पहियों को जरा गौर से देखने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी निर्देशक सिद्धांत। अब सवाल ये है कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते कैसे हैं, जबकि अपनी बनावट में ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन्हें रथ के 2 पहिए कहता है, मतलब ऐसे साझेदार जिन्हें देश को आगे ले जाने के लिए मिलके काम करना है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। स्ट्रक्चरली यानी अपनी बनावट में ये दोनों पहिए एक दूसरे से एकदम अलग हैं, बिल्कुल विपरीत। तो फिर सवाल उठता है कि ये एक ही रथ को एक साथ खींचते कैसे हैं? तो इस संवैधानिक पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इन 2 पहियों की एक पॉइंट बाय पॉइंट तुलना करेंगे। फिर नेगेटिव बनाम पॉजिटिव अधिकारों के पीछे का जो लॉजिक है उसे समझेंगे। इसके बाद हम ब्रेक और इंजन वाले सबसे दमदार रूपक को देखेंगे और आखिर में हम अधिकारों से कर्तव्यों तक के सफर पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों के बीच के 5 सबसे बड़े और बुनियादी अंतरों को एक एक करके समझते हैं।
यही अंतर हमें बताएंगे कि हमारे संविधान के ये दो हिस्से इतने अलग क्यों हैं और इनका असली मतलब क्या है। पहला और सबसे जरूरी सवाल, अगर इनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो क्या कोई अदालत जा सकता है? कानूनी भाषा में इसे जस्टिशिएबल होना कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, क्या कानून इसे लागू करवा सकता है? और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ हो जाता है। अगर सरकार किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो वो व्यक्ति सीधे अदालत जाकर उसे चुनौती दे सकता है। लेकिन अगर सरकार किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू नहीं कर पाती तो उसके खिलाफ अदालत में कोई केस नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब दूसरे अंतर पर आते हैं। ये दोनों सरकार को किस तरह के निर्देश देते हैं? क्या वे सरकार को कुछ करने से रोकते हैं या फिर कुछ करने के लिए कहते हैं? इसे दायित्व की प्रकृति या नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, यानी वे सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। जैसे संविधान कहता है, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव होते हैं, वे सरकार को कुछ करने का आदेश देते हैं। जैसे सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले। तो अगर एक के पीछे कानून की ताकत है और दूसरे के पीछे नहीं, तो फिर इन दोनों को अपनी शक्ति मिलती कहाँ से है? इनका पावर सोर्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स की शक्ति अदालतों से आती है, जो सरकार को उन्हें मानने के लिए मजबूर कर सकती हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की शक्ति मॉडल और पॉलिटिकल होती है, मतलब इनकी असली ताकत जनता की राय और चुनावों में है। अगर कोई सरकार इन सिद्धांतों को नजरअंदाज करती है तो जनता उसे अगले चुनाव में वोट ना देकर सजा दे सकती है। अब एक और सवाल कि इन दोनों का मुख्य फायदा किसे मिलता है? क्या ये किसी एक व्यक्ति के लिए है या फिर पूरे समाज के लिए? देखिए, फंडामेंटल राइट्स एक एक व्यक्ति की आज़ादी और कल्याण की रक्षा करते हैं, जैसे किसी भी नागरिक के बोलने की आज़ादी। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, जैसे बेहतर स्कूल और अस्पताल बनाना, जिससे हर किसी को फायदा हो। चलिए, अब इस नेगेटिव बनाम पॉजिटिव अधिकारों के फर्क को एक बहुत आसान एनालॉजी यानी एक सरल उदाहरण से समझते हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को सरकार के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की तरह सोचिए। ये एक डोंट लिस्ट है जो सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाती है ताकि वो किसी नागरिक की आज़ादी न छीन सके। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट की तरह देखे। ये एक ऐसी सूची है जो सरकार को एक बेहतर समाज बनाने के लिए काम करने का निर्देश देती है, जैसे सबको रोजगार देना या पर्यावरण की रक्षा करना। अब हम अपने शासन के रथ वाले रूपक पर वापस आते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव अधिकारों का संतुलन ही है जो इस रथ को सही दिशा में चलाता है। आइए देखते हैं कैसे। किसी भी रथ को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए ब्रेक और इंजन दोनों की जरूरत होती है ना? फंडामेंटल राइट्स उस रथ के ब्रेक हैं जो सरकार की बेलगाम ताकत को रोकते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उस रथ का इंजन है जो देश को सामाजिक और आर्थिक प्रगति की ओर धकेलते हैं। कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, दोनों में संतुलन होना बेहद जरूरी है। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ सरकार के दायित्वों की यानी स्टेट्स ऑब्लिगेशंस की बात की है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या दायित्व है? क्या संविधान हमसे भी कुछ करने की उम्मीद रखता है? बहुत दिलचस्प बात है कि लगभग 26 सालों तक हमारा संविधान एक वन वे स्ट्रीट की तरह था। ये नागरिकों को अधिकार तो देता था, लेकिन बदले में उनसे किसी भी कर्तव्य की उम्मीद नहीं करता था। ये एक तरफा रिश्ता था। लेकिन 1976 में सब कुछ नाटकीय ढंग से बदल गया। उस साल ऐसा क्या हुआ कि संविधान में एक बिल्कुल नया अध्याय फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जोड़ने की जरूरत पड़ गई? ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में, देखना मत भूलिएगा। हमारे पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पूरे 26 साल तक यानी 1950 से लेकर 1976 तक भारतीय संविधान में एक नागरिक की भूमिका वाली जो कहानी थी वो अधूरी थी। एक बहुत जरूरी हिस्सा गायब था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये क्या था जो इतने लंबे समय तक हमारे संविधान से गायब था? ये एक ऐसी पहेली है जो नागरिक यानी सिटीजन और राज्य यानी स्टेट के बीच के रिश्ते के उस अधूरे हिस्से को दिखाती है।
चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो वो फंडामेंटली एक राइट्स बेस्ड डॉक्यूमेंट था। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा फोकस नागरिकों को अधिकार देने और स्टेट को निर्देश देने पर था। लेकिन नागरिकों की खुद की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका कोई जिक्र ही नहीं था। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है वो असल में इस इम्बैलेंस को दिखाती है। संविधान ने हमें इतने पावरफुल राइट्स तो दे दिए, बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, जीने का अधिकार, लेकिन बदले में एक नागरिक से कुछ भी नहीं मांगा। और धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि भाई इससे तो एक ऐसा समाज बन रहा है जहां लोग सिर्फ अपने राइट्स को लेकर अवेयर हैं, पर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को वो भूलते जा रहे हैं। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो आया 1975 से 1977 के बीच, जब देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी। यही वो दौर था जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में लाने के लिए कैटलिस्ट का काम किया। आइए इस पूरे सफर को इस टाइमलाइन पे देखते हैं। शुरुआत होती है 1950 से, एक ऐसा संविधान जिसमें राइट्स थे पर ड्यूटीज नहीं। फिर 26 साल का एक लंबा गैप। कहानी में असली मोड़ आता है 1976 में। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट के जरिए ड्यूटीज को जोड़ा जाता है। और टाइमिंग पे गौर कीजिए, ये ठीक इमरजेंसी के दौरान हो रहा है जो अगले ही साल 1977 में खत्म हो जाती है। तो साफ है 1976 ही वो डिसाइसिव साल था। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी सिस्टमैटिक फॉर्मल प्रोसेस थी। सबसे पहले स्टेप 1, उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। स्टेप 2, इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज पर एक अलग चैप्टर होना ही चाहिए। और फिर स्टेप 3, पार्लियामेंट ने इन रिकमेंडेशंस पर एक्शन लेते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत बड़ा था। संविधान में एक बिल्कुल नया हिस्सा जोड़ा गया, पार्ट IVA, और इस पार्ट के अंदर सिर्फ एक नया आर्टिकल 51A। यही वो एड्रेस है जहां हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखे हुए हैं। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि ड्यूटीज को जोड़ा कैसे गया, लेकिन एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये आइडिया आया कहां से? इस इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का आइडियोलॉजिकल सोर्स कोड क्या था? यहां कोई लाग लपेट नहीं है, जवाब बिल्कुल सीधा है। फंडामेंटल ड्यूटीज का ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे पूर्व सोवियत संघ यानी फॉर्मर USSR के संविधान से लिया गया था। और ये हमारे संविधान की एक बहुत ही यूनिक बात है। और ये स्लाइड इस ग्लोबल डिवाइड को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ हैं USA, कनाडा और फ्रांस जैसे बड़े वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। इनके संविधान जो इंडिविजुअल लिबर्टी पर जोर देते हैं, उनमें सिटीजन्स की ड्यूटीज की कोई साफ साफ लिस्ट नहीं है। दूसरी तरफ फॉर्मर USSR जैसे समाजवादी देशों के संविधानों में सिटीजन्स ड्यूटीज की लिस्ट होना एक आम बात थी। तो भारत का ये कदम उसे दुनिया के बाकी लोकतंत्रों के बीच एक रेयर एग्जाम्पल बना देता है। ठीक है, तो हमने कैसे और कहां से तो देख लिया। अब चलिए बारीकियों में चलते हैं। इन ड्यूटीज के रूल्स क्या हैं, इनका लीगल नेचर क्या है, ये असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल हैं। अब इस लीगल टर्म का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक मॉरल गाइड की तरह हैं, किसी क्रिमिनल लॉ की तरह नहीं। अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो आप उसे सीधे कोर्ट नहीं ले जा सकते। ये नैतिक और नागरिक दायित्व हैं। हाँ, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इनमें से किसी भी ड्यूटी को लागू करने के लिए अलग से कानून बना सकती है। एक और जरूरी नियम, ये ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होती हैं, फॉरेनर्स पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टूरिस्ट ताजमहल देखने आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से भारत की विरासत को संजोने के लिए मजबूर नहीं है, जैसा कि एक भारतीय नागरिक है। जब 1976 में ड्यूटीज को पहली बार संविधान में डाला गया तो उनकी संख्या थी 10। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो असल में सिर्फ 8 ड्यूटीज की सिफारिश की थी, पर सरकार ने फाइनल अमेंडमेंट में इस लिस्ट को बढ़ाकर 10 करने का फैसला किया। और आज हमारे संविधान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जो 11वीं ड्यूटी है वो बहुत बाद में जोड़ी गई थी, जो अपने आप में एक अलग कहानी है और ये क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि आखिर वो क्या थी और उसे क्यों जोड़ा गया। ठीक है, तो ये काफी हिस्ट्री और लीगल डिटेल्स हो गई।
चलिए एक क्विक समरी करते हैं ताकि सारे मेन पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये टेबल उन 5 बेसिक फैक्ट्स को समराइज करती है जो हमें पता होने ही चाहिए। नंबर 1, 1976 के 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 2, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। 3, फॉर्मर यूएसएसआर के संविधान से इंस्पायर्ड। 4, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पर लागू। एंड 5, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। इन 5 पॉइंट्स को समझ लिया तो मतलब आपने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की फाउंडेशन को समझ लिया है। तो अब जब हमने फाउंडेशन समझ ली है, तो क्या आप उन 11 ड्यूटीज की पूरी लिस्ट देखने के लिए तैयार हैं? आखिर कौन से हैं वो 11 सिद्धांत जिनका पालन करने की उम्मीद हर भारतीय नागरिक से की जाती है? अगले विश्लेषण में हम इन सभी 11 ड्यूटीज पर एक एक करके नजर डालेंगे। और सबसे अच्छी बात, हम इन्हें हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ खास मेमोरी ट्रिक्स भी बताएंगे। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार। राइट्स यानी अधिकारों पर हमारी पिछली बातचीत में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठा था कि इन अधिकारों को बैलेंस क्या करता है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता की ओर ले जाते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही आज की पूरी चर्चा का सार है। यही वो बुनियाद है जो हमें समझाएगी कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो बात यह है कि ये कोई बाहर से लाया गया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा संविधान खुद आर्टिकल 51A में हर भारतीय नागरिक के लिए एक ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक तरह की आचार संहिता देता है। अच्छा, तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझेंगे, ये रहा उसका रोड मैप। हम इसे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। इससे पहले कि हम एक एक करके कर्तव्यों की लिस्ट देखें, चलिए एक मजेदार तरीका समझते हैं जिससे ये सारी ड्यूटीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसे कहते हैं अल्फाबेट मेमोनिक टेक्निक। इसमें हम हर कर्तव्य को अल्फाबेट के एक लेटर से जोड़ देंगे, जिससे इन्हें याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और पहले 5 कर्तव्यों को डिकोड करते हैं, ए से लेकर ई तक। सबसे पहला ए फॉर एंथम। ये कर्तव्य कहता है कि हमें संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ये तो आप कह सकते हैं नागरिक होने की सबसे पहली और बुनियादी शर्त है। अब आते हैं बी पर, और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे बी हमें सीधे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से जोड़ता है। बी फॉर बापू एंड भगत सिंह। ये कर्तव्य हमें उन महान आदर्शों को जैसे अहिंसा और बलिदान अपने दिल में बसाने और उन पर चलने के लिए कहता है, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी थी। और देखिए क्या शानदार कनेक्शन है। सी अल्फाबेट का तीसरा लेटर है और ये हमारे देश के 3 सबसे मजबूत स्तंभों की बात करता है। सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, यूनिटी यानी एकता और इंटेग्रिटी यानी अखंडता। इन तीनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चलिए अब डी पर चलते हैं। ये बिल्कुल सीधा और साफ है। डी फॉर डिफेंड। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे और जब भी जरूरत पड़े राष्ट्रीय सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। ड्यूटी है इक्वालिटी के लिए। इसके 2 बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। पहला, सभी के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, और दूसरा, महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करना। मतलब ऐसी कोई भी प्रथा जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हो, उसे पूरी तरह से त्याग देना। तो पहले 5 ड्यूटीज तो हमने समझ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी के 6 कर्तव्य क्या कहते हैं। अगला है एफ फॉर फोर्ट यानी किला। किले हमारी शानदार विरासत और संस्कृति का प्रतीक हैं, और ये कर्तव्य हमें हमारी इस मिलीजुली यानी कॉम्पोजिट कल्चर की इस समृद्ध विरासत को समझने और उसे संभाल कर रखने के लिए कहता है। जी के तहत जो कर्तव्य हैं वो बहुत सरल लेकिन आज के समय में बहुत जरूरी हैं। जी फॉर ग्रीनरी यानी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें हमारे जंगल, झीलें, नदियां और वन्य जीव सब कुछ शामिल हैं। तो एच है फॉर ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। इसका सबसे जरूरी पॉइंट है एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट को डेवलप करना। कौन सा माइंडसेट? वैज्ञानिक सोच, सवाल पूछने और सुधार की भावना, और अंधविश्वास की जगह तर्क और करुणा को अपनाना। आय के लिए ये निमोनिक बहुत ही शानदार है। आय हमें गांधी जी की उस सीख की याद दिलाता है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब हमें हिंसा को पूरी तरह से नकारना है और पब्लिक प्रॉपर्टी जो हम सब की है उसकी रक्षा करनी है।
जे है जीत के लिए, यानी जीत। ये कर्तव्य कहता है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक हर गतिविधि में एक्सेलेंस यानी उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पूरा देश जीतता है। अब हम अपने आखिरी कर्तव्य के पर पहुंचें, उससे पहले इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है, 86th, क्योंकि ये कर्तव्य शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। और ये रहा हमारा आखिरी कर्तव्य, के फॉर किड्स एजुकेशन। इसे 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये माता पिता या गार्डियन पर यह कर्तव्य डालता है कि वो 6 से 14 साल तक के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर जरूर प्रदान करें। तो अब हमने सभी 11 कर्तव्यों को डिकोड कर लिया है, पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। चलिए एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं ताकि ये सारे mnemonics दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। A फॉर एंथम, B फॉर बापू, C फॉर द 3 पिलर्स सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, D फॉर डिफेंड, E फॉर इक्वालिटी, F फॉर फुट, G फॉर ग्रीनरी, H फॉर ह्यूमनिज्म, I फॉर एन आई, J फॉर जीत और आखिर में K फॉर किड्स एजुकेशन। संविधान कहता है कि ये ड्यूटीज नॉन एनफोर्सेबल हैं, मतलब आप किसी को सीधे कोर्ट में नहीं घसीट सकते कि वो इन कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहा। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो क्या होता है? क्या इनकी कोई असली सजा है भी, या ये सिर्फ नैतिक सुझाव हैं? मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब खुद आर्टिकल 51A में नहीं है, बल्कि वो दूसरे कानूनों में छुपा है। हमारे अगले विश्लेषण में हम जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों और उन कानूनों के बारे में जानेंगे जो इन नैतिक कर्तव्यों को असली कानूनी ताकत देते हैं। चलिए, स्वागत है। अपनी चर्चा को ठीक वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारे मौलिक कर्तव्यों से जुड़े एक बहुत बहुत बड़े सवाल को समझने वाले हैं। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर न काफी कंफ्यूजन रहता है, पर आज हम इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। तो वो सेंट्रल पजल है क्या जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं? सवाल ये है, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ एक नैतिक सलाह है, मतलब नागरिकों के लिए एक गुड टू डू लिस्ट कि हाँ ये सब करना अच्छी बात है, या फिर इनके पीछे कोई असली कानूनी ताकत है, एक लीगल कमांड जिसके नाम मानने के असल में रियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? हमने ये तो देख लिया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होती हैं। अब इस भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है ना? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता तो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद से कोई सजा नहीं देता। मतलब आप सिर्फ आर्टिकल 51A दिखाकर किसी को कोर्ट नहीं ले जा सकते। और ये समझना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। लेकिन, और ये एक बहुत बहुत बड़ा लेकिन है, अगर कोई ये सोचता है कि नॉन जस्टिसेबल का मतलब ऑप्शनल है कि करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक, तो ये हमारे लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में से एक है। सच कहूं तो ये एक खतरनाक मिथ है। क्यों? क्योंकि ये एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पूरे आइडिया को ही डाइल्यूट कर देता है। तो फिर इसका असली राज क्या है? वो ये है कि जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सजा को लेकर खामोश है, हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद बिल्कुल भी खामोश नहीं है। और यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कोई एक सिंगल कानून नहीं है जिसका नाम फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्समेंट एक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अलग अलग स्पेसिफिक लॉज का एक पूरा नेटवर्क बना दिया है जो इनडायरेक्टली इन ड्यूटीज को लागू करता है। ये कानून वो लीगल टीथ देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे नेटवर्क को, इस जाल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कैसे किया गया? इसके लिए हमें चलना होगा जस्टिस वर्मा कमेटी के काम की तरफ। साल था 1999। इस कमेटी को एक बहुत जरूरी काम दिया गया था। काम था ये पता लगाना कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज को सिर्फ किताबों में न रखकर हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, मतलब इन्हें ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए। गोल सिर्फ कागज पर अच्छी बातें लिखना नहीं था, बल्कि उन्हें असल में समाज का हिस्सा बनाना था। और इस कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी ना, वो कमाल की थी। उन्होंने कहा,
अरे हमें कोई नया कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो इन्फोर्समेंट मशीनरी चाहिए वो तो पहले से ही मौजूद है। हमारे एग्जिस्टिंग लीगल कोड्स में ही वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। बस जरूरत थी उन पजल पीसेस को पहचानने की और ये मैप करने की कि कौन सा कानून किस ड्यूटी को लागू करता है। ठीक है, तो अब जरा एक्शन में आते हैं। चलिए अब डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे ये एब्स्ट्रैक्ट ड्यूटीज, मतलब जो सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह लगती हैं, वो असल में कॉन्क्रीट लॉज से जुड़ी हैं, ऐसे कानून जिनके रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। चलिए कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहली ड्यूटी, अपने नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना। ये सिर्फ एक मॉरल एडवाइस नहीं है। अगर कोई इसका अपमान करता है तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत उस पर लीगल एक्शन हो सकता है। एक और देखिए, देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बचाए रखना। इस ड्यूटी को बैक करता है यूएपीए, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसा एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून। और ये पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा। जैसे हमारे एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी, ये सिर्फ एक अच्छा थॉट नहीं है। इसके पीछे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जैसे पावरफुल कानून खड़े हैं। और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाली ड्यूटी का क्या? अगर कोई किसी बस को जलाता है या किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को डैमेज करता है तो ये सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, ये इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें जेल भी हो सकती है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी पिक्चर को बड़े फ्रेम में देखते हैं। इस सब का एक सिटीजन और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए मतलब क्या निकलता है? ये एक टू वे प्रॉमिस की तस्वीर बनाता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। एक तरफ स्टेट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए एक वेलफेयर स्टेट बनाने का वादा करता है, अपने लोगों का ख्याल रखने का वादा करता है, और दूसरी तरफ हम नागरिक हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज के जरिए इस देश की, इस राष्ट्र की रक्षा करने का वादा करते हैं। ये एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता है। और जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रह जाता। ये स्टेट और सिटीजन के बीच का एक जीता जागता कवेनेंट, एक पवित्र समझौता बन जाता है। और इसी के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सोचिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी को समझा, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई किया, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को देखा, और अब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के पीछे की असली लीगल फोर्स को भी अनकवर कर लिया है। ये सब हमें एक अगले और शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। स्टेट का अपना प्रॉमिस है, सिटीजन का अपना प्रॉमिस है, पर तब क्या होता है जब ये दोनों वादे आपस में टकरा जाएं? जब एक तरफ किसी के अधिकार हों और दूसरी तरफ पूरे समाज का कर्तव्य? इसी टकराव को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम अपनी अगली चर्चा में एक्सप्लोर करेंगे।